जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मैटर पे। चलिएगा हम लोग अपनी पेट और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अपनी आज नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग जो है भाई वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। आप लोग टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसमें अपने मित्रों को नहीं जोड़ रहे हैं। कम से कम आप लोगों के लिए अगर हम इतना मेहनत करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा तो आप लोगों का भी कोई दायित्व है कि आप लोग भी हमारे तरफ कुछ ज़्यादा वापस ना करिएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो वापस करने की कोशिश कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, बड़े हैं, तो क्या ही कहूँ आप लोगों से। ठीक है, एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, अगर आप लोग रेडी हैं तो बताइएगा, क्लास वगैरह जो है उसको शुरू किया जाए। बाकी आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, देखते हैं पहले कि ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आएँ तो उदास ना होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। बात सही है। वो लाइफ ही क्या जिसमें कठिनाइयाँ ना आए, क्योंकि कठिनाइयों से जो जीत गया ना वही तो आगे शेर है, वरना तो फिर समझ ही रहे हो। पहला प्रश्न है हमारा कि मई 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया या जापान? बताइएगा। तो मई 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन बच्चा जो है वो कहाँ हुआ था बेटा? जापान में हुआ था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। ठीक है, जापान में भी कहाँ हुआ था? तो हिरोशिमा पर। ठीक है, जहाँ पर क्या डाला गया था? परमाणु बम। नई दिल्ली में पहला वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन हुआ है। पहला वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन ठीक है। स्पेन में कौन सा सम्मेलन हुआ है? पढ़ाए थे आप लोगों को, अगर याद हो तो बताइएगा। स्पेन में मैंने बताया था 32वां नाटो शिखर सम्मेलन हुआ है, क्योंकि नाटो चर्चा में है, तो ये भी याद रखिएगा। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन हुआ है। इसके साथ में ही बेटा ऑस्ट्रेलिया में जो है वो 5वीं क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ है। ठीक है, 5वां क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें भी भारत की ओर से मोदी जी सम्मिलित हुए थे। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है कि श्रीजा अकुला को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, वह किस खेल से संबंधित हैं? टेबल टेनिस से, भारोत्तोलन से, जूडो से या कबड्डी से? बताइएगा। कि जो श्रीजा अकुला हैं उनको 2022 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, और वह किस खेल से संबंधित है बेटा? तो सही आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, टेबल टेनिस से संबंधित हैं। अच्छा, जिनको मतलब मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है, किसको दिया गया है बताइएगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जल्दी से बताइएगा किसको सम्मानित किया गया है इससे? इसके साथ में भारोत्तोलन से जिसको सम्मानित किया गया है वो हैं विकास ठाकुर, इनको भी क्या दिया गया है? अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 2022 में। जूडो से संबंधित हैं बेटा सुशीला देवी, इनको भी दिया गया है। कौन है? सुशीला देवी। और कबड्डी में जो है वो साक्षी मलिक हैं, सॉरी साक्षी कुमारी हैं, मलिक नहीं। इनको जो है क्या दिया गया है? इन सबको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। मैंने आपसे पूछा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? तो अंचिता शरत कमल को। किसको दिया गया है? अंचित शरत कमल को दिया गया है। और भैया ये किस खेल से संबंधित है? तो ये भी टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न पर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है हमारे लिए कि गन्ने की खेती में नई तकनीक के प्रयोग के लिए किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की? ठीक है, गुजरात ने, अरुणाचल प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने या बिहार ने? ठीक है, गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई तकनीक के प्रयोग के लिए किसने प्रयोग किया है बेटा? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा,
यूपी गवर्नमेंट ने जो है वो पंचामृत योजना गन्ने के लिए शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और योजना शुरू की है, मातृभूमि योजना। कौन सी योजना शुरू की बेटा? मातृभूमि योजना शुरू की। इन्हीं ने उत्तर प्रदेश ने में ही बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई। ठीक है, बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई। बिहार में जो है वो हर घर गंगा जल, हर घर गंगा जल योजना कहाँ शुरू की गई है? तो बिहार में शुरू की गई है। ठीक है, इसके साथ में गुजरात में क्या हुआ है? तो गुजरात में एक योजना चलाई गई, वतन प्रेम योजना। कौन सी बेटा? वतन प्रेम योजना। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है हमारे पास कि आवर्त सारणी में समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? सिक्का धातु, हैलोजन, नोबल गैस या इनमें से सभी? बताइएगा। तो बेटा समूह 18 के जो तत्व होते हैं उनको नोबेल गैस कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सिक्का धातु जो है वो समूह 11 के तत्वों को कहा जाता है। किसको? समूह 11 के तत्व। और हैलोजन जो है वो समूह 17 के। किसके? समूह 17 के जो तत्व होते हैं उनको हैलोजन ग्रुप में रखा जाता है। इसके साथ में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तत्वों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? बताइएगा। तत्वों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सर्वप्रथम वर्गीकरण बेटा किसने किया था? तो बताया था मैंने, डॉवेनाइन। किसने किया था? डॉवेराइनर ने। ठीक है, इसी के साथ में आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। क्या प्रश्न बन जाए? आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो किस पर आधारित है बेटा? क्या बताया मैंने? परमाणु क्रमांक पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है हमारा कि आर्मेनिया देश की राजधानी कौन सी है? एरेवन, विक्टोरिया, डकार या बालेटा? बताइएगा। आर्मेनिया देश की राजधानी कौन सी है? जल्दी से बताइएगा। पांचवें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों का? तो देखिएगा, जो आप लोगों का आर्मेनिया देश है इसकी राजधानी जो है वो एरेवान है। क्या है? एरेवान है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विक्टोरिया किसकी है? डकार किसकी है? बालेटा किसकी है? सभी लोग बताइएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो बेटा विक्टोरिया किसकी है? तो सेशेल्स देश की राजधानी है। किसकी है? सेशेल्स देश की राजधानी है। डकार जो है वो किसकी राजधानी है? यूरोप महाद्वीप का एक देश है माल्टा, माल्टा की राजधानी है। और बालेटा किसकी राजधानी है? एक सेकेंड, डकार जो है वो सेनेगल की राजधानी है। सॉरी, डकार किसकी राजधानी है? देश है सेनेगल। और बालेटा जो है वो माल्टा की राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर पांचवें प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न है कि हाल ही में श्याम शरण नेगी का निधन हो गया, वह कौन थे? एक अभिनेता थे, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, भारतीय फुटबॉलर थे या फिर देश के पहले मतदाता थे? बताइएगा। श्याम शरण नेगी जो थे उनका निधन हुआ, वो कौन थे? जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, श्याम शरण नेगी जो थे वो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे और देश के पहले मतदाता थे। कौन थे? देश के पहले मतदाता थे। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिनेता आप लोगों को पता है, अभी सतीश कौशिक जी का निधन हुआ है। किसका निधन हुआ है? सतीश कौशिक का निधन हुआ है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम था A.M. अहमदी। क्या नाम था बेटा? A.M. अहमदी नाम था। और एक भारतीय फुटबॉलर थे जिनका नाम था तुलसीराम बलराम, उनका भी निधन हुआ है। तो ये मैंने जो इम्पोर्टेंट अभी मतलब रिसेंटली जिनके निधन हुए हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो छठे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
7वां प्रश्न है हमारा कि द्वितीय बौद्ध संगीति का कहाँ आयोजित हुई? राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली या कुंडलवन? बताइएगा। जो द्वितीय बौद्ध संगीति है वो कहाँ पर आयोजित हुई? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बेटा द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी वो कहाँ हुई थी? वैशाली में आयोजित हुई थी। ठीक है, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। उस समय शासक कौन था? तो कालाशोक था। कौन था? कालाशोक था। और इसकी अध्यक्षता जो थी वो शावक मीर ने की थी। ठीक है, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। कौन सी हुई थी? प्रथम। पाटलिपुत्र में तृतीय हुई थी और कुंडलवन में चतुर्थ हुई थी। इसके साथ में जो चौथी की राजा कौन था? कनिष्क था। तृतीय वाली का राजा कौन था उस समय? अशोक था। और पहली वाली में राजा कौन था? अजातशत्रु था। कौन था बच्चा? अजातशत्रु था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ें। 7वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। अब देख लीजिएगा कि यूपी पुलिस या यूपी SSSC पेट के निःशुल्क जो प्रैक्टिस सेट हैं उनके लिए हम लोग आज जुड़ सकते हैं। आप लोग किसी भी हेल्पलाइन के लिए आप लोग चाहें तो कॉल कर सकते हैं। इसके साथ में ही हमारे ही सेंटर पे, ठीक है, जो ऑफलाइन सेंटर है, इस पर संडे को जो है वो ऑफलाइन टेस्ट होता है। ठीक है, तो ऑफलाइन टेस्ट में जुड़ने के लिए भी आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। पूरा 150 प्रश्न का टेस्ट होगा। तो अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो उसका कोई पैसा नहीं देना है। तो आप लोग आकर टेस्ट दे सकते हैं। कोई भी जो चाहे वो आकर टेस्ट दे सकता है। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार या रानीपुर वन्यजीव विहार? बताइएगा। तो बेटा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार जो है वो कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, पहले तो आप लोग यही बताइएगा और चार के चारों कहाँ स्थित हैं ये भी बताना है। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। ठीक है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है वो भारत का उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार है। कैसा है? प्रथम वन्यजीव विहार है। और यह उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में है। कहाँ पर है बेटा? चंदौली जनपद में। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है वो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। कैसा है? सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। और ये जो है वो मेरठ, मुजफ्फरनगर, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो मेरठ में ही है। इसके साथ में मुजफ्फरनगर में भी इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। रानीपुर वन्यजीव विहार जो है अभी हाल ही में इसको उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और यह कहाँ पर स्थित है बेटा? तो चित्रकूट में स्थित है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न है कि मानव शरीर में पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? अमाशय में, छोटी आंत में, मुख गुहा में या बड़ी आंत में? बताइएगा कि मानव शरीर में जो है वो पूर्ण पाचन जो होता है बच्चा वो किस अंग में होता है? अमाशय में होता है, छोटी आंत में, मुख गुहा में या बड़ी आंत में? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, मानव शरीर का पूर्ण पाचन जो होता है बेटा वो छोटी आंत में होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमाशय में क्या होता है? तो प्रोटीन एवं वसा के पाचन की शुरुआत होती है। प्रोटीन एवं वसा के पाचन की शुरुआत। प्रश्न बनता है कि प्रोटीन एवं वसा के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो अमाशय से होती है। ठीक है बेटा, मुख गुहा जो होता है, तो पाचन की शुरुआत अगर पूछ ले, सबसे भाई पहले पाचन हमारे मुख गुहा से ही तो होगी। पाचन की शुरुआत होती है। ठीक है, और जो बड़ी आंत होती है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग।
तो सही आंसर 9वें प्रश्न का क्या होना चाहिए? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है हमारा कि भाखड़ा नागल बांध और हीराकुंड नदी घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? बताइएगा। तो बेटा सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है ये बताइएगा आप लोग, और हीराकुंड बांध भी कहाँ पर है और किस नदी पर है? तो देखिएगा ये दोनों जो है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए थे। और प्रथम ये पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1951 से 1956 तक चली। किस मॉडल पर आधारित थी? हैमर डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी बेटा? हैमर डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसी समय जो है वो इसमें किसको प्राथमिकता दी गई थी बेटा? तो सबसे ज़्यादा कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। इसी के साथ में बेटा इसी में जो है 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था और राष्ट्रीय विकास योजना भी इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। ठीक है, तो 10वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा कि आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आज़ाद, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? बताइएगा। तो बेटा जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जो था वो जेबी कृपलानी थे। सही आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि 1946 में मेरठ अधिवेशन जब हुआ था तो मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी वो किसको सौंपी गई थी? जेबी कृपलानी को। उसके बाद में कांग्रेस का कोई अधिवेशन ही नहीं हो पाया, क्योंकि भारत देश क्या था? आज़ाद हो गया था। तो आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो जेबी कृपलानी थे। ठीक है, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था 1942 से 1946 तक अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कब अध्यक्ष रहे थे? तो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, और सरदार पटेल जो थे वो 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, कराची अधिवेशन में ही मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था और लाहौर अधिवेशन में पहली बार तिरंगा झंडा रावी नदी के तट पर फहराया गया था। ठीक है, इसके साथ में अगला प्रश्न है बेटा कि कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? बताइएगा। जो कलमकारी चित्रकला है वो किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। 12वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, अब भी अगर कोई वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भैया लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा। देखिएगा, गुजरात में कौन सी है? तो आप लोगों को पता है पिथौरा है और अथिया है। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सी है? तो महाराष्ट्र में आप लोगों को पता है बार्ली चित्रकला है। आंध्र प्रदेश में कलमकारी है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और उड़ीसा में कौन सी है? तो बेटा पट्टचित्र है। कौन सी है? पट्टचित्र है। और प्लस यहीं पर एक और चित्रकला है जिसका नाम है सोरा। क्या नाम है? सोरा। पश्चिम बंगाल में कौन सी है बेटा? तो पश्चिम बंगाल की क्या नाम है उसका? अल्पना। उत्तराखंड में भी तो है। उत्तराखंड में कौन सी होती है? एपन। झारखंड में जादव पटिया। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न है हमारा कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के द्वारा की गई है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 368? बताइएगा बच्चा। सही आंसर आप लोगों का 13वें प्रश्न का क्या होना चाहिए? तो देखिएगा, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था जो है वो अनुच्छेद 330 में की गई है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 332 जो है, जो राज्य में विधानसभा होती है ना, राज्य विधानसभा में जो SC ST का आरक्षण है ना, यही अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण जो है वो 332 से राज्य विधानसभा में दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ में बेटा अनुच्छेद 352 में क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, और 368 में क्या है? तो 368 में जो है बेटा वो संविधान संशोधन है।
अब ज़रा कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली है। बताइएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो हमने कहाँ से ली है। ठीक है, तो सही आंसर 13वें प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। WBC, RBC, प्लाज्मा या फिर प्लेटलेट्स। बताइएगा हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है बच्चा कौन करता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन है वो RBC मतलब लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा? लाल रक्त कणिका। और इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं इरेथोसाइट। क्या कहते हैं बच्चा? इसी को कहते हैं इरेथोसाइट। WBC जो होता है इसको श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। ठीक है, और जो WBC होता है ना, WBC को हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। और इसी के द्वारा क्या होता है, रक्त कैंसर, इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा वो कमज़ोर हो जाता है तो क्या बनता है, रक्त कैंसर, ल्यूकीमिया। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, तो ये पोषक पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। इसके साथ में बेटा जो प्लेटलेट्स होता है ये क्या करता है, इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। पहली बात तो आप लोग ये याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। और जो है ये क्या करता है, तो रुधिर का स्कंदन। ठीक है, इसका क्या काम है, रुधिर का स्कंदन करता है। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है हमारा कि ओनेगा झील किस देश में स्थित है। रूस, कनाडा, कजाकिस्तान या भारत। बताइएगा 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा ओनेगा झील जो है वो कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। तो देखिएगा रूस में बैकाल झील है जो कि सबसे गहरी झील है, रूस में ही लडोगा झील है, कनाडा में अथावास्का झील है, रेंडियर झील है, विनिपेग झील है, कजाकिस्तान में बालकस झील है, और ओनेगा झील भी बेटा कहाँ पर है, तो रूस के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा कल मैंने 2 प्रश्न आप लोगों से पूछे थे। एक तो पूछा था कि गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो मैंने आप लोगों को, किसी ने आंसर नहीं किया था, विक्रम ने किया है। हाँ, विक्रम ने किया है। तो उसका सही आंसर था कि इस बार जो है वो गीता प्रेस गोरखपुर को जो है वो गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है, जिसकी धनराशि जो है, पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपए है। लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने वो धनराशि लेने से मना कर दिया था। इसके साथ में मैंने दूसरा प्रश्न पूछा था कि ई कैबिनेट प्रणाली पूर्ण रूप से लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो केरल बना है। बाकी लोग वही सभी लोग आंसर किया करें। ठीक है, आज का एक होमवर्क का प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ पर हुआ है। ठीक है, इसके साथ में इसका विषय क्या है, मतलब इसकी थीम क्या थी, ये भी आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका है आप लोगों के लिए होमवर्क का प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आंसर करिएगा। अब हमारी जो कल की क्लास हुई थी, प्रीवियस क्लास, उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो सही सुमेलित कौन सा है, बताइएगा। तो सही सुमेलित तो कोलोराडो नदी पर हूबर बांध है, जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध है बेटा, करीवा बांध है, दामोदर नदी पर पंचेत बांध है, और नील नदी पर आसबान बांध है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो थी वो कौन सी थी बेटा, गोदावरी नदी थी। कौन सी थी, गोदावरी नदी थी। और गोदावरी नदी जो है वो कितनी लंबी थी, 1465 किलोमीटर है। कितनी है, 1465 किलोमीटर है। इसको हम लोग बूढ़ी गंगा और क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा, और क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। और यह महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर पठार से निकलती है, नासिक के पास से। ठीक है, और कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न था कि आसन आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्द्र भूमि समझौता कब होता है,
2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में, ठीक है। दुनिया की पहला रामसर स्थल जो था वो कोबोर्ग प्रायद्वीप था ऑस्ट्रेलिया का। और आसन आर्द्रभूमि जो है बेटा वो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। गोवा में कौन सी बेटा? नंदा झील थी। बिहार में कौन सी थी? कांवरताल झील थी। और कर्नाटक में कौन सा था? तो बताइएगा, रंगानिथु पक्षी अभ्यारण्य था, ठीक है। त्रिपुरा में भी बताई थी, रुद्रसागर झील थी। फिर में अगला प्रश्न था कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो मैंने बताया था 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। और 1506 में आगरा को क्या बनाया था इसने? राजधानी बनाया था। इसके साथ में मैंने और भी चीज़ें बताई थी। कबीरदास इसके समकालीन थे, किसके? सिकंदर लोदी के। या गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। फरंगे सिकंदरी नामक एक आयुर्वेदिक ग्रंथ की इसने रचना की थी। और इसने ज्वालामुखी मंदिर जो था हिमाचल प्रदेश के नक्कोट का, उसके मंदिर को तुड़वाकर, मूर्तियों को तुड़वाकर कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था, ठीक है। ये भी याद रखना आप लोग। 5वां प्रश्न था कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म में 5वां सिद्धांत कौन सा जोड़ा था? तो बेटा ब्रह्मचर्य जोड़ा था। और 4 सिद्धांत अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और सत्य, ये किसने जोड़े थे? तो बेटा ये 4 सिद्धांत जो थे वो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी ने जोड़े थे, ठीक है, याद रखिएगा। और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, ठीक है। चलिए, 6ठा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में प्रयागराज में किसने नेतृत्व किया था? तो बेटा मैंने क्या आंसर बताया था कि 1857 की क्रांति में मौलवी लियाकत अली ने प्रयागराज में, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में और खान बहादुर खान ने बरेली में, ठीक है। चलिए, 7वां प्रश्न है कि पूर्वांचल क्षेत्र में भगवान कृष्ण की प्रशंसा में अहिर जाति के लोगों के द्वारा जन्माष्टमी और होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मैंने बताया था पूर्वांचल के क्षेत्र में अहिर जाति के द्वारा नटवरी नृत्य किया जाता है। सही आंसर सी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, 8वां प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सीता दोहरी झील एवं जंगली नाथ मंदिर स्थित है? मैंने यहीं पर बताया था आप लोगों को, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्या है? कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। यहीं पर मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी, चितौरा झील है। क्या बताई थी? चितौरा झील बताई थी। प्रयाग झील भी यहीं पर बताई थी। और ये बेटा कहाँ पर है? बहराइच के अंदर स्थित है, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न था कि निम्न भारत के प्रधानमंत्री के विषय में कौन सा कथन सही है? तो मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता नहीं होता है, वास्तविक नेता होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है बेटा? तो कितने दिन? 2 माह या 60 दिन, ठीक है। बी ऑप्शन सही था। चलिए, 11वां प्रश्न था कि निम्न में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे लंबी कौन सी थी, सबसे बड़ी कौन सी थी, ठीक है, बताइएगा। तो सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा होती है, सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। फिर मैंने पूछा था कि सोनार का अधिकांशतः कौन प्रयोग करता है? तो नौ संचालक प्रयोग करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म क्या था? तो साउंड, नेविगेशन, ठीक है, एंड रेंजिंग। फिर अगला प्रश्न था कि भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया था। कहाँ बेटा? दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने बताया था फोकस राज्य उत्तर प्रदेश और केरल थे, बताए थे ना भैया। कब शुरू हुआ था ये मेला? तो 1979 से शुरू किया गया था। इसकी थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, ठीक है। 14वां प्रश्न था कि किस देश में चाइल्ड केयर सेंटर में पुलिस के पूर्व अधिकारी ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर 23 मासूम सहित 36 व्यक्तियों की जान ले ली थी? तो बेटा कहाँ का? थाईलैंड का था। इसके साथ में अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस देश के बैंक को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक के रूप में सेंट्रल बैंकिंग शोध पत्रिका ने जून 2023 में पुरस्कृत किया था? तो किसको किया था बेटा? यूक्रेन की बैंक को, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिएगा, कल के प्रश्नों का रिवीजन ये था और आज के प्रश्न हमारे थे, ठीक है। तो आप सभी लोगों से बस इतना निवेदन है
कि क्लास अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो भैया लाइक कर दिया करिए, और क्लास ख़त्म होने के बाद में थोड़ा सा एक पॉजिटिव कमेंट कर दिया करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, खुद ही आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय जो है ना तो बहुत ज़्यादा आप लोग जो है मक्कारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारा भी सहयोग कर दीजिएगा। बाकी आप लोग तैयार रहिएगा कल रात के 9 बजे। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।